मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे थे HTML। और HTML के हमने काफ़ी सारे टैग्स मुकम्मल कर लिए हैं। और आज हमने जो पढ़ना है टैग, उसका नाम है जी HTML आई फ्रेम्स। पीछे जहाँ तक हमने कवर कर लिया है, उम्मीद है आप साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत लाजमी चीज़ है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आपको इसकी समझ आए। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही वो आप मेरे से पूछें, ताकि मैं आपके मसले हल करूं और आप भी वेब डेवलपर बन सकें। आज हमने पढ़ना है जी HTML आई फ्रेम्स। एन HTML आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। यानी कि एक वेब पेज के अंदर किसी और वेब पेज को अगर हमने ज़ाहिर करवाना है या दिखाना है यूज़र को, तो हम उसके लिए आई फ्रेम यूज़ करते हैं। आगे पढ़ लेते हैं आई फ्रेम का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स वो चीज़ होती है जो लिखने का तरीका क्या है उसका, जैसे हमने कोड में कैसे लिखना है। HTML iframe syntax: the HTML iframe tag specifying an inline frame। इसका मतलब ये है कि जो टैग है आई फ्रेम का, वो स्पेसिफाई करता है एक फ्रेम को स्पेसिफाई करता है इनलाइन, यानी एक लाइन के अंदर वो पूरा एक फ्रेम नया बना देता है हमारी वेब पेज के अंदर। An inline frame is used to embed another document within the current document। इसमें भी वही पिछली वाली बात है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर किसी और डॉक्यूमेंट को एम्बेड करना, यानी उसके अंदर रखना आई फ्रेम का काम है। आगे उसका सिंटेक्स ये है जी, आई फ्रेम लिखते हैं, टैग का नाम आई फ्रेम है, उसके अंदर SRC जो कि हमने इमेज में भी पढ़ा हुआ है, और अगर आपने इमेजेस का लेक्चर नहीं लिया तो वो लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। SRC का हमने पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर हम URL पास करते हैं, या फिर अगर हमने लोकल फाइल्स के साथ काम करना है तो हम उसके अंदर लोकल फाइल्स का एड्रेस देते हैं। ये एड्रेस कैसे देना है या URL कैसे पास करते हैं, ये लेक्चर भी मैंने पहले दिया हुआ है। उसमें हमारे पास दो किस्म के ये एड्रेसेस होते हैं, एक एब्सोल्यूट एड्रेस होता है, एक रिलेटिव एड्रेस होता है। URL जब हम दें तो उसका नाम है एब्सोल्यूट, और अगर हमने लोकल फाइल्स के साथ काम करना हो जिसमें हम एड्रेस देते हैं, वो रिलेटिव एड्रेस होता है। इसके ऊपर एक लेक्चर पड़ा हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, वो आप देखें ताकि आपको समझ आए। अच्छा, SRC के अंदर हमने वो URL दे देना है जिस चीज़ के साथ हमने इसको एम्बेड करना है। उसके अलावा टाइटल में हमने दे देना है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि ये किस चीज़ का आई फ्रेम है। अच्छा, अब इस टाइटल का काम क्या है, इस टाइटल से हमें नज़र कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कुछ हमारे वेब पेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका काम क्या है नीचे लिखा हुआ है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड अ टाइटल एट्रीब्यूट फॉर द आई फ्रेम। अगर आपको याद हो तो हम टाइटल का एट्रीब्यूट ABBR एब्रीवेशन के टैग के लिए यूज़ करते थे, ताकि जब हम उसके ऊपर होवर करें तो हमें पता चले कि इसके अंदर उसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है इस एब्रीवेशन की। तो इसमें उसने लिखा है कि अगर हम इस टाइटल के अंदर अपना टाइटल लिखेंगे, इस टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर, ये एट्रीब्यूट यूज़ हुआ हुआ है SRC भी और टाइटल भी। और एट्रीब्यूट पे मैंने एक अलग से लेक्चर बना कर रखा हुआ है कि एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होते हैं और किस तरह यूज़ होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो लाजमी देखें जाकर। अच्छा, टाइटल का एट्रीब्यूट हमने क्यों यूज़ करना है वो बता रहा है कि अगर दिस इज़ यूज बाय स्क्रीन रीडर्स टू रीड आउट व्हाट द कंटेंट ऑफ द फ्रेम इज़। जब कोई स्क्रीन रीडर, जो कि हमने पहले भी इस बारे में बात की हुई है जब हमने बोल्ड और इटैलिक वाला लेक्चर लिया था, कि जब कोई स्क्रीन रीडर यानी ब्लाइंड्स के लिए जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, या ब्लाइंड्स के लिए जो वेबसाइट रीडर होते हैं, स्क्रीन रीडर होते हैं, जब वो पढ़ते हैं वेबसाइट को, तो उसके लिए ये काम आएगी कि वो बताएगा कि ये टाइटल है इस आई फ्रेम का। अदरवाइज़ जिसने देखना है वो तो वैसे ही देख सकता है ना कि उसके अंदर क्या हमें शो हो रहा है, लेकिन जो ब्लाइंड्स हैं उसमें वो टाइटल बता देगा बोल के कि ये आई फ्रेम इस चीज़ का आई फ्रेम आने लगा आगे, और उसकी ये डिस्क्रिप्शन है या उसका टाइटल ये है। तो ये हमारा टाइटल का काम है। अच्छा, आई फ्रेम सेट हाइट एंड सेट विड्थ। अच्छा, अब हमने वो जो फ्रेम सा बनाना है, हम उसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। यूज़ द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ आई फ्रेम। द हाइट एंड विड्थ आर स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट। इमेज का अगर आपने लेक्चर लिया हो तो इमेजेस के हमने लेक्चर में विड्थ और हाइट सेट की थी, ताकि हमने कौन सी इमेज, जैसे इसमें भी आपके पास 3 इमेजेस पड़े हैं, कौन सी इमेज कितनी शो करवानी है हमने उनको स्पेसिफाई किया था। ऐसे ही हमने आई फ्रेम का भी एक फ्रेम जो बनाना है, उसको हमने कितनी विड्थ और कितनी हाइट देनी है वो भी हम स्पेसिफाई करते हैं। एडिटर में जाकर देखते हैं जी कि काम कैसे करना है। ये हमारा पिछला ही कोड है जहाँ पे हम छोड़ के गए थे इसको, और हम इस डिव के पहले हम लिख लेते हैं आई फ्रेम।
अच्छा, आई फ्रेम का सिंटैक्स आपने पहले भी मैंने बता दिया, आई फ्रेम और ये टैग बंद। अच्छा, इस टैग के अंदर अभी कुछ नहीं लिखना। ये जो स्टार्टिंग टैग है, एट्रीब्यूट्स सारे के सारे इसी में आते हैं। अगर आपने एट्रीब्यूट्स वाला लेक्चर लिया उसमें मैंने आपको बताया सारे के सारे एट्रीब्यूट्स स्टार्टिंग टैग में आते हैं। ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, तो हमने सारा एट्रीब्यूट्स का काम इसी के अंदर करना है। सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा आएगा जी src इज इक्वल टू कोटेशंस। अब सबसे पहले हम ना लोकल फाइल्स को अपने वेबसाइट के अंदर शो करवा लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ये आपका फ्रेम भी नज़र आने लग गया। अभी हमने सिर्फ टैग लिखा है तो ये एक फ्रेम सा बन गया। अब हमने अभी इसके अंदर कोई src नहीं दिया इसलिए वो खाली है। इसके अंदर हम src दे देते हैं जी /, और हमारा एक लिस्ट वाली फाइल पड़ी हुई है इसी फोल्डर में, तो हम उसका एड्रेस दे देते हैं। ये रिलेटिव एड्रेस है। रिलेटिव एड्रेस पे पहले भी मैंने बताया हुआ है कि हमने रिलेटिव एड्रेस कैसे देना होता है। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं जी, ये हमारा लिस्ट वाला पेज आ गया। अगर हम लिस्ट वाला पेज खोलें यहाँ से, ये हमारा लिस्ट वाला पूरा पेज है, और अगर हम यहाँ से बैक जाएं तो ये लिस्ट वाला पेज हमारे एक फ्रेम के अंदर खुल गया, यानी अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज। अगर हम इसको स्क्रॉल करना चाहें तो हम इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। देखें, ये है जी आई फ्रेम का काम। दूसरी रही बात टाइटल की, हम इसको टाइटल भी दे देते हैं। इसको हम टाइटल दे देते हैं जी लिस्ट, और इसको करते हैं रिफ़्रेश। अब ये देखें, ये इससे हमारे वेब पेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये स्क्रीन रीडर्स के लिए काम आता है, इसलिए ये हमने लिखना है। लाजमी नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर हम इसको लिख लें। उसके बाद हमने पढ़ा था जी हाइट और विड्थ हमने इसकी कंट्रोल करनी है, तो हम हाइट इसकी लिख देते हैं 400, और सिर्फ 400 नहीं लिखना। अभी हमने पढ़ा है कि जो हाइट और विड्थ होती है, मैंने इमेजेस के लेक्चर में भी बताया था कि वो पिक्सेल्स में होती है, और हमने पिक्सेल्स में लिखनी है। पिक्सेल्स को हम यूनिट कह सकते हैं इसका, और वो होती है px। पूरा पिक्सल नहीं लिखना, सिर्फ px लिखना। हाइट हमने इसकी स्पेसिफाई कर दिया। रिफ्रेश करते हैं जाके, ये देखें जी इसकी हाइट काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो ये देखें अब ये हो गई है 600 px, और इसको और बड़ा करते हैं हम 1200 px कर देते हैं। तो अब उसका स्क्रॉल बार ख़त्म हो गया क्योंकि हमने सारा कुछ पहले कर दिया। अब उसकी हाइट, इसके बाद उसके पास जगह नहीं है उसके, यानी कि उसका कंटेंट नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि 1200 कर दिया तो वो 1200 ही रहेगी। उसके बाद हम इसकी विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको हम 600 रहने देते हैं। विड्थ का मतलब है जी इसकी चौड़ाई की उसने जगह कितनी घेरनी है। विड्थ हम कर देते हैं अभी 400 px, और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो ये देखें जी हमारी विड्थ थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इसको अगर हम कर दें 100 px तो आपको फ़र्क समझ आएगा इसका। ये देखें, ये हमारी विड्थ छोटी हो गई है। तो इस तरह से ये काम होता है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे ऑफलाइन लिंक्स, पर अब हमने ऑनलाइन लिंक्स भी तो लगाने हैं। किसी हमने सपोज़ यूट्यूब की ही कोई वीडियो लगानी हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमने वो यूट्यूब की वीडियो खोल ली है, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है शेयर का ऑप्शन। शेयर के ऑप्शन में यहाँ आ रहा है एम्बेड। एम्बेड पे हम अगर क्लिक करें तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ आ रहा है। इस पूरे कोड को हमने Ctrl+C से कॉपी करना है, और अपने वेब पेज पे जाके यहाँ पे करके पेस्ट कर देना है। अब इसमें लिखा क्या हुआ है पहले देख लेते हैं। इसमें विड्थ स्पेसिफाई की हुई है, हाइट स्पेसिफाई की हुई है, जो हमने कर लिया काम। इसमें src हमने लिख दिया। अब हम जाकर देखते हैं, ये फ्रेम बॉर्डर वाला हम =0 लिखा हुआ है। ये पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इसके साथ सारा कुछ CSS से काम करते हैं। अगर हमने इसको स्टाइल्स वगैरह देने हैं तो हम वो सारा कुछ CSS से देते हैं। हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो ये देखें ये हमारा YouTube की पूरी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर हम इसकी हाइट थोड़ी छोटी कर दें, काफ़ी बड़ी स्क्रीन रख रही है, इसको भी 400 कर देते हैं, तो ये देखें ये हमारी हाइट और विड्थ छोटी हो गई है। ये हमारा ऑनलाइन लिंक हो गया। ये हमारी ऑफलाइन फाइल्स हो गई। हम फाइल्स चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लिस्ट की जगह यहाँ पे हमारे पास टेबल की फ़ाइल पड़ी हुई है, हम वो शो करवा सकते हैं। रिफ़्रेश करते हैं और ये हमारा टेबल आ गया यहाँ पे।
तो इतना सा आसान सा ये काम था आई फ्रेम का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। हम किसी की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर भी इन लिंक कर सकते हैं उसके यूआरएल से, और अपनी फाइल्स को भी एक फ़ाइल के अंदर दूसरी फाइल इसी तरह भी रख सकते हैं, वरना हमने लिंक करना है तो हम एक टैग से लिंक कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपका मसला हल करूँ, और प्रैक्टिस लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।